हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज हैं, तो आई होप सभी बहुत अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे और अपनी वीडियोज़ में आप मेरी वीडियोज़ ज़रूर देख रहे होंगे और आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। और यदि आप इसी तरीके से मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है आरके सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपने रियल नंबर्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और इस एक्सरसाइज में अपनों एचसीएफ एंड एलसीएफ के ऊपर बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि आगे से आगे टॉपिक्स आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। तो चलिए आज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो मोस्टली बच्चों का काफ़ी तक गलत भी होता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि √2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए, √3 को इरेशनल प्रूफ कीजिए, √5 को, √7, √11 को इनको इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो जैसा कि मैं पहले आपको इन जनरल एक सिंबल के फॉर्म में एक क्वेश्चन प्रूफ करवाता हूं, देन अपने इसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अपने बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स वैल्यू ना लेते हुए मैंने उस वैल्यू को x सपोज कर लिया है। इट मीन्स अब आप इस x की जगह आप 2, 5, 3 कुछ भी रख सकते हैं और आपका वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आपको इसको अच्छे से समझना है पहले, फिर आपको अपनी तरफ से इसकी प्रैक्टिस करने के लिए खुद की तरफ से भी आपको इसको 2 से 3 बार लिख के देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है √x एक इरेशनल नंबर और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़ी सी बात प्रीवियस वीडियो की भी कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, बताइए बेटा। वेरी गुड, ऐसे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट होते हैं जैसे कि √2, √3, √5 एंड पाई भी अपनों ने बात करी थी इरेशनल नंबर, तो उसी टाइप के आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने इसको एक मेथड का नाम है जिसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड, उससे प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी होती है आप उसका अपोजिट मान लीजिए कि उसकी अपोजिट कही हुई बात है और लास्ट में जैसे ही उसको प्रूव करोगे आप लास्ट में कह दीजिए कि जो आपने सपोज किया था वो स्टेटमेंट या वो कंडीशन आपकी कंट्राडिक्ट हो जाएगी, मतलब आपका उसमें विरोधाभास आने स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहां से क्या शो हो जाएगा कि आपने जो अपनी तरफ से माना था वो स्टेटमेंट एक्चुअल में रॉन्ग है, तो बची हुई बात क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 2 सिचुएशन है, आपकी पॉकेट में कुछ रुपए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जबकि एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है कि आपकी पॉकेट में कोई भी रुपए नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, इसको मैं कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं कि मैंने सपोज कर लिया कि आपकी पॉकेट में कुछ रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको मार्केट लेके जाऊंगा और कोई भी आपका आइटम जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट मुझे पसंद आएगा और मैं कहूंगा कि आप उसे परचेज कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर पा रहे होंगे। जबकि अगर आपके पास सफिशिएंट रुपए हैं उस प्रोडक्ट के तो आप उसको परचेज कर सकते थे। तो इट मीन्स आपका वहां पे क्या हो रही होगी, एक स्टेटमेंट जो कि मैंने सपोज करी थी कि आपके पास सफिशिएंट रुपीज हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, लेकिन आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे। इट मीन्स यहां पे क्या कंट्राडिक्ट आ जाएगी बात, जो मैंने स्टेटमेंट मानी थी कि रुपीज तो थे आपके पास लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप परचेज ही नहीं कर रहे। तो सिचुएशन में बात क्या आती है कि जो मैंने सपोज करा था वो एक्चुअल में रॉन्ग सपोज करा था। इट मीन्स आपकी पॉकेट में रुपए नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर रुपए तो हैं हमारे पास लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते, आपके लिए क्यों खरीदे। तो आपका इन हाइपोथेटिकल बातों में नहीं सोचना है अभी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो आपको आई होप यही समझ के चलना है एक बार के लिए। तो चलिए अब अपने इसी सिचुएशन को आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। इट मीन जो अपने स्टेटमेंट सपोज करते हैं उसी को लास्ट में जाके कंट्राडिक्ट करवा देते हैं। इससे होता क्या है, जो स्टेटमेंट अपोजिट होती है, बची हुई अपोजिट स्टेटमेंट होती है जो अपनों ने मानी नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है कि √x क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ x अगेन बता रहा हूं, मैंने कोई नंबर सपोज करा हुआ है, आप यहाँ पे नंबर रख के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इन जनरल मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो यहाँ पे मैं x की हेल्प से करवा रहा हूं। तो अपने अब इसको प्रूफ देखते हैं। देखिए अब प्रूफ में क्या ध्यान देंगे कि मैं इसको कौन से मेथड से करूंगा, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो अपने लिख देते हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड। देखिए कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो स्टेटमेंट दी है उसकी अपोजिट स्टेटमेंट आप मान लीजिए,
नंबर दो ही टाइप के अपने पास होंगे, रेशनल या इरेशनल। मैंने कहा इरेशनल नहीं मानना, इट मीन्स नंबर्स कैसा है, रेशनल नंबर है। तो अपने सपोज कर लेते हैं लेट रूट एक्स बी ए रेशनल नंबर। अब क्योंकि एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स इसने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई किया होगा। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाए, वेयर p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान देते हैं, इट मीन्स दैट इज रूट एक्स इज p बाई क्यू फॉर्म में अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p and q both are integers and q not equal to 0। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि एक और कंडीशन होती है कि p एंड q का q आर को प्राइम नंबर होते हैं। यहां पे को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये पूरी आपकी एक स्टेटमेंट बन चुकी है। यहां पे चाहें तो रीजन लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट एक्स को p बाई क्यू फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे कि कोई भी अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे रूट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ होता है। इस वजह से अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी करने के पर्पज से बोथ साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, जिससे यहां से ये रूट एलिमिनेट हो जाए। तो क्या करते हैं अपने, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड। तो आप देखेंगे कि जैसे ही बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो इधर से आपके पास रूट हट जाएगी पावर, एंड यहां पे p स्क्वेयर एंड q स्क्वेयर आ जाएगा। यहां तक आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने का मीन q की जगह x को ले आते हैं एंड x की जगह q को ले आते हैं। तो देखिए स्टेप आपके पास क्या बनेगा, यहां से q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर बाय x। यहां तक सभी स्टूडेंट को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। आप यहां तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन अपने आगे करते हैं। नेक्स्ट एक ध्यान दीजिएगा कि एक थ्योरम होती है या एक स्टेटमेंट कह सकते हो आप, होती है कि किसी भी डिजिट्स की स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है, इट मीन्स यहां पे मैं स्टेटमेंट आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि किसी भी डिजिट, मान लीजिए ए नंबर है और इसमें आपके प्राइम नंबर ए की स्क्वायर मान लेते हैं और इसमें आपके किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है। जैसा कि साथ साथ में अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मान लीजिए यहां पे 6 की स्क्वायर लेते हैं एंड एक प्राइम नंबर 3 लेते हैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 6 की स्क्वायर में एक 3 का डिवाइड जा रहा है, और आप देखेंगे 6 की स्क्वायर होता है 36 एंड इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 12 इजीली आ रहा है। तो थ्योरम कहती है कि किसी भी नंबर्स की स्क्वायर में अगर आपके प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है तो उसकी सिंगल पावर में भी उस प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, कंप्लीट डिवाइड जाएगा ही जाएगा। इट मीन्स जैसा कि नोटिस करते हैं 6 में देखिए क्या 3 का डिवाइड जा रहा है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे एकदम डिवाइड आपका क्लियरली कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी कि किसी नंबर्स की स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है तो उसकी सिंगल पावर में भी उसी प्राइम नंबर का डिवाइड भी पॉसिबल होता है। यहां ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में x चल रहा है वो एक प्राइम नंबर ही चल रहा है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस को। लास्ट आपकी स्टेटमेंट यहां पे आई थी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन x। तो अब आप देखेंगे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आपके पास जो ये इक्वेशन थी p स्क्वायर बाय x, इक्वेशन नंबर जिसको आपने 2 लिखा था, क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि p स्क्वायर में x का डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है, और क्योंकि आंसर में आपके पास प्लस में कुछ भी नहीं आ रहा, इट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 आ रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कंप्लीट डिविजिबल है। तो यहां से स्टेटमेंट क्या बन रही है, ये चीज क्या शो कर रही है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x।
अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर में x का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, ना कि x स्क्वायर में पी स्क्वायर का डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी अपने हमने जैसे स्टेटमेंट लिखी थी कि किसी नंबर्स की स्क्वायर में अगर एक प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है तो उसकी सिंगल पावर में, इट इंप्लाइज p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x बाय थ्योरम लिख देते हैं एक स्टेटमेंट। आप चाहे तो वो थ्योरम साइड में आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं। तो यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने एक चीज नोटिस करी कि किसी नंबर्स की स्क्वायर में अगर किसी एक नंबर का डिवाइड जा रहा था तो मैंने उस लाइन को ऐसे लिखा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x। इट मींस इस फॉर्मेट में आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखी हो या इस फॉर्मेट में, बात दोनों की एक ही है। तो इसी से रिवर्स अपने प्रोसेस चलाते हैं कि मैंने लिखा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x। इट मींस कि p में अगर x का डिवाइड करें तो कोई ना कोई तो आपके पास कंप्लीट आंसर आएगा, क्योंकि p और x की एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं है। इट मींस अपने मान लेते हैं कोई ना कोई आंसर आएगा। लेट इट बी सपोज कर लेते हैं कि वो कितना आएगा, r के कोई वैल्यू इक्वल आ रही होगी, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है। इट मींस रिमाइंडर नहीं बचेगा। इट मींस आप प्लस में कुछ भी शो नहीं करेंगे। तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p इज इक्वल टू एक्स क्रॉस r आपके पास आ रहा है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी, क्या ये p की वैल्यू मैं उसमें रिप्लेस कर सकता हूं? तो देन बाय इक्वेशन 2 आप ध्यान देंगे जैसे ही p की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि मुझे तो p स्क्वायर की टर्म चाहिए। तो आपने क्या करते हैं, यहां से पहले p स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे भी x स्क्वायर आ जाएगा एंड यहां पे भी r स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय x। अब यहां पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि एक x पावर से एक x पावर कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और आप यहां पे ध्यान से क्लियरली देख पाएंगे कि यहां पे याद रखिएगा बेटा कि x नहीं है, यहां पे x की जगह कोई नंबर चल रहा है। चलिए तो आप यहां से देखेंगे कि आपके पास टर्म क्या बचेगी, x इंटू आर स्क्वायर। अगेन इस x को इसके डिवाइड में लेके जाया जा सकता है। तो चलिए आप वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए, नेक्स्ट अपने आगे स्टार्ट करते हैं। तो x को अपने इसके डिवाइड में लेके जाते हैं। आप देखेंगे कि q स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि अगेन मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं कि किसी नंबर्स की स्क्वायर में एक नंबर का डिवाइड जा रहा है। इट मींस आप यहां पे अगेन क्या लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x। तो अगेन उसी थ्योरम का यूज करते हुए अपने क्या लिख सकते हैं कि q स्क्वायर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x बाय थ्योरम। तो अगेन उसी स्टेटमेंट को, वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। बस पहले p के लिए रिपीट कर रहे थे, अब q के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां पे कि आप इस लाइन का मीन कर सकते हैं कि q में अगर x का डिवाइड किया जाए तो आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो अपने सपोज कर लेते हैं वो वैल्यू आपके पास t की फॉर्म में आएगी। ये लीजिए, लेट कर लेते हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप पाएंगे यहां से q की वैल्यू आपके पास x इंटू टी आ रही है। नेक्स्ट इसको 4 नंबर इक्वेशन नंबर बेटा ध्यान से आप लगाते रहिएगा कंटिन्यू, जिस भी ऑर्डर में आपके पास लग रही हो। तो आपके पास p एंड q की वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए अब अपने इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास p आया है वो x क्रॉस r आ गया है एंड q आपका x क्रॉस t आ गया। और जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना भी सीखा था, तो यहाँ पे अगर अपने HCF ऑफ
P एंड Q देखें निकाल के, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कॉमन फैक्टर आपका x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है, एंड क्योंकि x की पावर 1 ही कॉमन है, इट मींस इसका HCF कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। जबकि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा कि मैंने स्टेटमेंट, जब रेशनल नंबर की आपको स्टेटमेंट लिखाई थी, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, इट मींस उनका HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। जबकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपके पास कोई एक नंबर आ चुका है जिसको यहाँ पे अपने x बोल रहे हैं। ये तो आपकी उस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्ट कर रहा है, इट मींस दिस इज कंट्राडिक्ट ओवर अजम्पशन। और क्योंकि अपने पास जो आपने सपोज करा था उसका क्या आ चुका है, ये कंट्राडिक्शन आ चुका है, इट मींस रूट x इज ए इरेशनल नंबर, इट मींस नॉट ए रेशनल नंबर। ये आपका हो चुका है हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये थ्योरम कह सकते हैं, आप इसको एक न्यूमेरिकल कह सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके केस में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपने इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसको पॉज कर लीजिए। तो चलिए अब अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि √2 को आपको प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल है, कैसे। तो देखिए अगेन उसको अपने कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, और कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अपने मान लेते हैं कि √2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसमें डेफिनेशन फॉलो होगी, तो अपने इसके अंदर डेफिनेशन लगाते हैं कि √2 को अपने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके पास होती है क्या, कि इन दोनों को प्राइम नंबर बोला जाता है। इट मींस यहाँ पे P एंड Q का जो HCF होगा वो कितना आ रहा होगा, 1। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि रूट में कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से आप देखेंगे कि यहाँ से स्क्वेयर से ये रूट एलिमिनेट हो चुकी है। √2 का स्क्वेयर 2 होता है, एंड P का स्क्वेयर एंड Q का स्क्वेयर। अब Q स्क्वेयर एंड 2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय 2 आ रहा है। इट मींस ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि P स्क्वेयर में 2 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। इट मींस ये कंप्लीट इसको डिवाइड कर रही है, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं करती तो यहाँ पे प्लस में कुछ रिमाइंडर दिखता, क्योंकि रिमाइंडर दिख नहीं रहा, इट मींस रिमाइंडर 0 है। और किसी भी टर्म का अगर रिमाइंडर 0 है, इट मींस वो आपको कंप्लीट डिवाइड कर रही है। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से अपने लिख पाते हैं। तो आप देखेंगे कि P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। देन एक थ्योरम अपनों ने करी थी कि किसी भी टर्म्स की स्क्वायर में या किसी भी नंबर की स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का अगर डिवाइड जाता है तो उसकी सिंगल पावर में भी उसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है। आपकी बुक में ये थ्योरम मेंशन भी की हुई है, आप चाहो तो वहां पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो साइड में। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो देन अगेन अगर P में 2 का डिवाइड जा रहा है, इट मींस P में अगर अपने 2 का डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। क्योंकि P की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए अपने उसमें क्या कर देते हैं, 2 का डिवाइड करने पे सपोज कर लेते हैं कि R के इक्वल कोई वैल्यू आई होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं ध्यान रखिएगा प्लस में कुछ शो नहीं करूंगा, क्योंकि रिमाइंडर शो नहीं करना, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। तो अगेन P/2 इज इक्वल टू R, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का इधर, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि P इज इक्वल टू 2 क्रॉस R आ चुका है। अब यही वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे तो P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अपने क्या करते हैं, यहीं पे इसकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एंड R का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए। आप देखेंगे कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही पुट करी अपने पास ये आ गया, एंड आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये 2 से 4 कैंसिल आउट होने पे क्या बच रहा है यहाँ पे 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अपोजिट साइड में जाने पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और अगेन आपके पास ये वाली लाइन सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग आ रही है। पहले P में डिवाइड में 2 आया था, और अब देख पा रहे होंगे आप Q में आपके पास 2 का डिवाइड आ रहा है। तो आप यहां से नोटिस कर पा रहे होंगे कि आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2।
अगेन उसी थ्योरम की हेल्प लेते हैं कि किसी टर्म की स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है तो सिंगल पावर में भी डिवाइड जाएगा। तो अगेन आप लिख सकते हैं कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और अगर इसमें डिवाइड जा सकता है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई तो आंसर कंप्लीट आएगा। सपोज कर लेते हैं अगेन वो आंसर किसके इक्वल आ रहा होगा, आपका t के इक्वल आ रहा होगा। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, तो आप देखेंगे कि q इज इक्वल टू 2 इंटू टी। अब आप देख पा रहे हैं कि P एंड Q की वैल्यू में आप अगर कॉमन फैक्टर निकालना चाहें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं 2 आ रहा है, जबकि डेफिनेशन आपको कह रही थी कि HCF ऑफ P एंड Q कितना आना चाहिए था 1, अदरवाइज वो आपके रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए थे। जबकि अपनों ने क्लियरली सॉल्यूशन से देखा कि HCF ऑफ P एंड Q कितना आ रहा है 2। ये वाली स्टेटमेंट इस इक्वेशन नंबर 1 की स्टेटमेंट को क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। और अगर कंट्राडिक्ट कर रही है इट मींस जो अपनों ने सपोज करा था, आवर अजम्पशन जो मेरा सपोज करा हुआ था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, वो चीज क्या है, गलत है। अगर वो चीज नहीं है तो उसी की जस्ट अपोजिट बात क्या हो जाएगी, इरेशनल है। ये आपका ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। इट मींस √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर समझ में आया होगा। आप इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखिए, देन अपने आप √3, √5, √7, √11 को करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे से इस थ्योरम को कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप उसको 1 से 2 बार लिखने की देखेंगे तो आपको ईजिली क्लियरली इसकी बस समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है RK Mathematics and RK Sony Sir 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।